Students, welcome again to my channel. This is Sushila Tulsiani. I'm going to explain you NCERT Science Class 8 Chapter 1 Crop Production and Management Part 2. Okay, in the previous video we have learned about what is the agriculture practices and their 7 steps, and we have learned deeply about the first step, right? That was about the preparation of the soil. Now we will learn about the second step of the agriculture practice, that is the sowing. Okay, let's start. Sowing is the most important part of the crop production. सोइंग वो सीड क्रॉप प्रोडक्शन का इम्पोर्टेंट पार्ट है. बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सिलेक्टेड. सोइंग करने के पहले एक क्वालिटी जो अच्छी क्वालिटी वाले हेल्दी सीड है वो सिलेक्ट किए जाते हैं. गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी. गुड क्वालिटी सीड्स किसको कहते हैं? जो क्लीन होते हैं, हेल्दी होते हैं और हमें गुड वेराइटी के होते हैं. फार्मर प्रीफर्स टू यूज सीड्स विच गिव अ हाई यील्ड. फार्मर्स वही सीड्स को प्रीफर करते हैं जो उसको हाई यील्ड देते हैं. ओके, नाउ हाउ कैन वी सिलेक्ट अवर सीड्स, राइट? सीड्स को सिलेक्शन कैसे किया जाता है? पहले एक छोटी सी एक्टिविटी में आपको घर पे करने के लिए बता दूं. बीकर लेना है एक, राइट? उसको हाफ पानी से भर लेना है. नाउ पुट अ हैंडफुल ऑफ द व्हीट सीड्स. या तो कोई भी सीड्स आपके घर पे अवेलेबल हो, राइट? होल सीड्स, ओके, नॉट द पल्सिस बट होल सीड्स, राइट? ग्राम्स नहीं लेने हैं, होल सीड्स ऑफ द, जैसे व्हीट है या तो मूंग है, चने हैं, राइट? और उसको स्टीर वेल करना है और उसको थोड़ी देर तक वेट करना है. तो क्या देखोगे आप, राइट? देयर वे सीड्स विच, आप देखोगे कि थोड़े बहुत सीड्स है वो फ्लोट करते हैं एंड थोड़े जो सीड्स है वो नीचे सिंक हो करते हैं, राइट? तो जो लाइटर सीड्स होते हैं, राइट, वो फ्लोट करेंगे. जो हेवियर सीड्स होते हैं वो सिंक करते हैं. जो हेवियर सीड्स होते हैं दैट आर द हेल्दी सीड्स, वो हेल्दी होते हैं. लेकिन जो लाइटर सीड्स थे जो ऊपर फ्लोट कर रहे थे, राइट, वो मोस्ट ऑफ डैमेज सीड्स होते हैं. वो फ्लोट क्यों करते हैं? बिकॉज द डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस द लाइटर. वो होलो हो जाते हैं, उसके अंदर प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो वो होलो हो जाते हैं. दैट्स व्हाई दे फ्लोट ऑन द वाटर. गेटिंग? नाउ जो हेल्दी सीड्स थे जो नीचे सिंक हो गए उसको हम लोग कहेंगे गुड सीड्स, राइट? So this is a good method for separating good healthy seeds from the damaged ones. Before sowing, one of the important tasks is to know about the tools used for the sowing seeds. कौन से tools हमने use किए वो हम पहले पढ़ेंगे. First one is the traditional tool. The tool used traditionally for sowing seeds is shaped like a funnel. वो funnel के shape में होता है. The seeds are filled into the funnel. वो funnel के अंदर डाले जाते हैं. Pass from through the 2 or 3 pipes having a sharp ends. जो 2 या 3 पाइप्स के साथ वो कनेक्टेड होते, जो जिसके नीचे शार्प एंड्स होते. दिस एंड्स पियर्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर. ये जो एंड्स है वो जमीन के अंदर पियर्स हो जाते हैं और वहाँ सॉइल्स को छोड़ते हैं, राइट? दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द सॉइल. देख रहे हो फनल शेप का, जिसके अंदर सीड्स डाला जाता है और वो जमीन के अंदर पियर्स होके अंदर सीड्स चला जाता है. ओके, नाउ द सेकंड, this is the seed drill. This is the seed drill. Okay. चल, seed nowadays the seed drills is used for sowing with the help of the tractor. बहुत easy है, वो ट्रैक्टर के साथ ही अटैच हो जाती है. This tool sows the seeds uniformly at proper distance and depth. ये जो seed drills है वो sows the seeds यूनिफॉर्मली भी करती है और प्रॉपर डिस्टेंस पे करती है और प्रॉपर डेप्थ पे भी करती है. इट इंश्योर्स दैट द सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग. वो ये भी इंश्योर करती है कि सीड्स जो है जो हमने ज़मीन के अंदर डाला है वो प्रॉपर सॉइल से कवर भी हो जाए. दिस प्रिवेंट्स द डैमेज कॉज बाय द बर्ड्स. तो जिससे वो बर्ड्स उसको खा ना ले. सोइंग बाय द यूजिंग सीड ड्रिल्स सेव्स द टाइम एंड द लेबर. एज इट वर्क्स विद द ट्रैक्टर मीन्स इट वर्क्स ऑन ए मशीन, राइट? तो वो हमारा टाइम भी बचाती है और इवन लेबर जो मजूरी होती है वो भी बचाती है. नाउ द वन क्वेश्चन, चलो, देयर इज अ नर्सरी नियर. अगर आपने नर्सरी देखी होगी, राइट, आपके आसपास एरिया में, तो ये बोजो का क्वेश्चन है कि ही फाउंड दैट द लिटिल प्लांट्स वे केप्ट इन द स्मॉल बैग्स.
एंड वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, राइट। हम लोग देखते हैं, या तो हम लोग मानसून की सीजन में प्लांट्स लेने जाते हैं, राइट, तो हम मोस्टली वी गो टू द नर्सरीज और वहाँ स्मॉल बैग में रखे जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? Because seeds of the few plants such as the paddy are the first grown in a nursery. जैसे पेडी के प्लांट्स है या बहुत थोड़े फ्यू प्लांट्स है जिसको पहले नर्सरी में ग्रोथ करते हैं। When they grow into the plantlets, जब वो प्लांटलेट्स में ग्रो हो जाते हैं, they are transplanted in the field manually. फिर उसको फील्ड के अंदर मैन्युअली ट्रांसप्लांट किया जाता है। Some forest plants and the flowering plants are also grown in the nursery. थोड़े बहुत फॉरेस्ट प्लांट्स, राइट, जिसके सीड्स इजीली अवेलेबल भी नहीं होते, और जो फ्लावरिंग प्लांट्स है वो भी नर्सरी में ऐसे ग्रो किए जाते हैं। ओके, नाउ हम कहाँ थे? यहाँ सीड ड्रिल्स का था, राइट। सो इन द सीड्स एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड ओवरक्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स, राइट। सीड्स का, दो सीड्स के बीच में अप्रोप्रिएट डिस्टेंस रखना जरूरी होता है, नहीं तो क्या होगा, जो प्लांट्स का ग्रोथ होगा वो ओवरक्राउडिंग हो जाएगा। दिस इज नॉट द गुड फॉर द क्रॉप्स। व्हाई? बिकॉज दिस अलाउज प्लांट्स टू get sufficient, do not get the sufficient sunlight, nutrients and water from the soil. अगर ओवरक्राउड हो गया तो वो प्लांट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर सॉइल्स में से ले नहीं सकेगा। समटाइम्स अ फ्यू प्लांट्स हैव टू बी द रिमूव टू प्रिवेंट द ओवरक्राउडिंग, तो उसकी वजह से थोड़े प्लांट्स को रिमूव भी किया जाता है। समझ में आया? नहीं तो क्या होगा, जो एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे, ओवरक्राउड हो जाएगा, तो उन लोगों के बीच में सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के बीच में कंपटीशन होगी, राइट। दैट्स व्हाई समटाइम्स सम प्लांट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द soil. Okay, now the third step is the adding manure and fertilizer. Why this is necessary? The substance which are added to the soil in the form of the nutrients for the healthy growth of the plants are called the manure and the fertilizers, right। जो सब्सटेंस जमीन के अंदर, मिट्टी के अंदर, राइट, न्यूट्रिएंट के रूप में डाले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स के लिए, उसको मैन्योर या फर्टिलाइजर कहा जाता है, राइट। सॉइल सप्लाइज मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप। सॉइल्स जो होती है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स क्रॉप को प्रोवाइड करती है। दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। ये न्यूट्रिएंट्स प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं। इन सर्टेन एरिया फार्मर्स ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। बहुत सारे एरिया में फार्मर एक के पीछे दूसरे क्रॉप ग्रो किए ही जाते हैं। द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फैलो। ये जो फील्ड उसका होता है वो कभी भी अनकल्टिवेटेड या फैलो नहीं रहता। सो क्या होगा, कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप्स मेक्स द सॉइल पुअरर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। जब कंटिन्यूसली ग्रोथ किए जाते हैं तो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स का डिप्रीवेशन हो जाएगा, डेफिशिएंस हो जाएगा। Therefore, farmers have to add manure into the fields to replenish the soil with the nutrients. इसीलिए फार्मर्स को फील्ड में मिट्टी के साथ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? मैन्योरिंग। इम्प्रॉपर और द इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन द वीक प्लांट्स। अब आपको ये क्वेश्चन होता होगा कि अगर हम नहीं कर डाले तो क्या होगा, प्लांट्स जो होंगे वो इतने हेल्दी नहीं होंगे, दे विल बी द वीकर वन। Okay, manure is an organic substance obtained from the decompositions of the plant or the animal waste. Manure कैसे पाए जाते हैं? वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो प्लांट और एनिमल वेस्ट को जमीन के अंदर डाल के उसका डीकम्पोजिशन करके उसमें से बनाया जाता है। उसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं? Farmers dump plant and the animal waste in the pits at the open places and allow it to the decompose. फार्मर्स जो एक डंप करता है एक पिट के अंदर क्या, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट इन द ओपन प्लेस, और उसको डिकम्पोज करने के लिए अलाउ करता है। द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये डिकम्पोजिशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा एनहांस होता है एंड द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर। और ये जो जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवर्म्स ऐड किया जाता है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर कहते हैं, राइट। एंड इसको वर्मी कंपोस्टिंग भी कहा जाता है, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, राइट। तो जब अर्थवर्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैन्योर के अंदर डाले जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, एंड अलाउ टू द डिकम्पोज
तो इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग. ओके, नाउ दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट. चलो एक एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, राइट. इसके अंदर टेक मूंग और द ग्राम सीड्स एंड जर्मिनेट देम, राइट. दिस इज द प्रोसेस ऑफ द जर्मिनेशन. नाउ सेलेक्ट 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स आउट ऑफ दिस. अब उसको जर्मिनेट करने दिया और उसको 3 इक्वल साइज सीडलिंग्स को उसमें से निकालो. नाउ टेक 3 एम्प्टी ग्लासेस और द सिमिलर वेसल्स. 3 एक एम्प्टी ग्लासेस लेने, मार्क ABC. To a glass A and add little amount of the soil mixed with a little cow dung manure. A के अंदर क्या डालना है? cow dung डालना है, right. Now in glass B put the same amount of the soil mixed with a little urea. दूसरे के अंदर हमें यूरिया डालना है. Take the same amount of the soil in the glass C without adding anything. Means एक के अंदर organic manure डालना है, दूसरे के अंदर यूरिया डालना है और तीसरे के अंदर कुछ भी नहीं डालना. Now pour the same amount of the water in each glass and plant the seedlings in them, right. अब इसमें प्लांट डालना है, सीडलिंग्स थे उसको डालना है, इक्वल क्वांटिटी ऑफ द वाटर डाल लेना है और फिर कीप देम इन द सेफ प्लेस एंड वाटर देम डेली. इसको सनलाइट में रख देते हैं सेफ प्लेस पे और वाटर डेली देना. आफ्टर 7 to 10 days ऑब्जर्व देयर ग्रोथ, राइट. और उसका 8-10 दिन के बाद ऑब्जर्वेशन करना है, राइट. ये रहा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, राइट. ये जो फर्स्ट है इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर डाला है, दूसरे में यूरिया डाला है, थर्ड में सी में कुछ भी नहीं डाला है. यू कैन सी हियर whose growth is the best. whose growth is the best. My question is obviously the बी में क्या डाला था? यूरिया डाला था, इसलिए बी का ग्रोथ ज़्यादा है ए कंपेयर टू ए, राइट. देन ए में जिसमें मैन्योर डाला था उसमें अच्छा है, सी में जिसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था उसमें सबसे कम ग्रोथ है. ओके. डिड ऑल द प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस. जो तीनों ग्लास में थे वो सेम पेस पे ग्रोथ हुए. विच ग्लास showed better growth of the plants? In which glass was the growth fastest, right. I gave the answer. जो बी वाला ग्लास था उसमें ग्रोथ फास्टेस्ट था. So that was with the fertilizer, means urea. So now fertilizers are the chemical substance which are rich in the particular nutrients. Fertilizer क्या है? chemical substance है जो particular nutrients में rich होता है, right. फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या डिफरेंस है? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज. फर्टिलाइजर कहाँ प्रोड्यूस होता है? फैक्ट्रीज में. सम एग्जांपल्स ऑफ द फर्टिलाइजर्स आर द यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, पोटाश and PK means nitrogen, phosphorus and potassium, right. These are the examples of the fertilizers. The use of the fertilizers has helped farmers to get better yield of the crops such as the wheat, paddy and the maize. फर्टिलाइजर की वजह से फार्मर बेटर यील्ड ऑफ द क्रॉप्स की ले सकते. बट एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर्स हैड मेड द सॉइल लेस फर्टाइल. बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर हमने एक्सेसिव यूज ऑफ द फर्टिलाइजर किया तो वो सॉइल डे बाय डे लेस फर्टाइल हो जाती है. सो फर्टिलाइजर हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ द वाटर पॉल्यूशन. फर्टिलाइजर से सेकंड डिसएडवांटेजेस ये है कि फर्टिलाइजर से वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज होता है. Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizer by the organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. इसलिए ये अगर मेंटेन द फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी अगर मेंटेन करनी है तो हमें फर्टिलाइजर के बदले ऑर्गेनिक मैन्योर डालना चाहिए या फील्ड को दो क्रॉप्स के बीच में फील्ड को अनकल्टिवेटेड रखा जाना चाहिए. Okay. Now the use of the manure improves soil texture as well as its root retaining capacity, right. These are the benefits or the good factors about the manure. Manure is why good for us, right. क्यों? क्योंकि manure improves the soil texture as well as the water retaining capacity. And second one, it replenishes the soil with all the nutrients. वो soil को all nutrients से replenish करता है, right. Another method of the replenishing soil with the nutrients is through the crop rotation. Second जो method है कि soil को nutrients के साथ replenish करने की जो method है that is called the crop rotation. This can be done by growing different crops alternatively. Crop rotation means
growing the different crops alternatively. Earlier, farmers in the northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season, right? फॉर एग्जाम्पल अगर लेग्यूम्स हम लोग इस सीजन में ग्रो करें और वीट सेकंड सीजन में ग्रो करें तो दिस इज कॉल्ड द क्रॉप रोटेशन. तो इसका बेनिफिट क्या होगा? दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. इससे जो सॉइल का रिप्लेनिशमेंट नाइट्रोजन से हो जाएगा. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू एडप्ट दिस प्रैक्टिस. इसलिए फार्मर को कहा जाता है कि दे शुड फॉलो दिस प्रैक्टिस मोर. Right? We have now in the previous classes, means in class 7 we have studies about the rhizobium bacteria. They are the presence in the nodules of the roots of the leguminous plants. rhizobium bacteria कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उसके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं. जो हमने सिम्बायोटिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन देखा था ना चैप्टर 1 में, न्यूट्रिशन इन प्लांट में, राइट? याद है? दे फिक्स एटमोस्फियर नाइट्रोजन. वो क्या करते हैं? दे फिक्स द एटमोस्फियर नाइट्रोजन. वो एटमोस्फियर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंसेस बिटवीन द फर्टिलाइजर एंड द मैन्योर. Okay, here is the difference between the fertilizer and the first difference is the fertilizer is an inorganic salt. Fertilizer inorganic salt, while manure is a natural substance obtained by the decomposition of the cow, cattle dung, human waste and the plant residues. Right? वो कैसे मिलता है? Cattle dung, the human waste और plant residues में. Second difference is fertilizer is prepared in the factories while the manures can be prepared in the field. Third difference is the fertilizer does not provide any humus to the soil and the manure provides a lot of humus in the soil. Fourth difference is the fertilizers are very rich in the plant nutrients like the nitrogen, phosphorus and potassium, while the manure is relatively less rich in the plant nutrients. Okay, so this is the main difference between the fertilizer and the manure. Now, which are the advantages of the manure? The organic manure is considered better than the fertilizer. यहाँ तो the questions may be the why the organic manure is considered better than the fertilizer. Because it enhances the water holding capacity of the soil, right? Second reason is that it makes the soil porous due to the which exchange of gases becomes easy. वो जो soil को porous बनाते हैं जिसकी वजह से गैस के एक्सचेंज इजी हो जाता है. थर्ड, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स. वो फ्रेंडली माइक्रोब्स के नंबर इंक्रीज करता है एंड इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, राइट? सो दिस फोर एडवांटेजेस ऑफ द मैन्योर. ओके, नाउ द फोर्थ स्टेप इज द इरिगेशन. ओके, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लिव. सब लिविंग बीइंग्स को क्या चाहिए? पानी तो चाहिए. Water is important for the proper growth and development of the flowers, fruits and seeds of the plants. Water क्यों important है? For the proper growth of the development of the flowers, fruits and the seeds of the plants. Water is absorbed by the plant roots. Water कहाँ से absorb होता है? Plants के roots के. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. अब water के साथ मिनरल्स और फर्टिलाइजर जो सॉइल के अंदर होते हैं वो भी एब्सॉर्ब हो जाते हैं. प्लांट्स कंटेन नियरली बाय 90% वाटर. प्लांट्स के अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% वाटर होते हैं. वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन. ड्राई कंडीशन में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का हो नहीं सकता. सो न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर दैट ट्रांसपोर्टेड ईच पार्ट ऑफ द प्लांट. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जैसे मैंने पहले समझाया वो वाटर के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं. वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फ्रॉस्ट एज वेल एज फ्रॉम द हेड और एयर करंट्स, राइट? वाटर जो होता है वो क्रॉप्स को फ्रोस्ट और हॉट एयर करंट से भी बचाता है. टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फिल्स हैव टू बी द वाटर रेगुलर. That's why to maintain the moisture of the soil के moisture को maintain करने के लिए और healthy crop का growth के लिए fields को watering करना जरूरी होता है. Now the supply of water to the crops at the different interval is the called the irrigation. Means artificial watering system is called the irrigations. The time and the frequency of the irrigations varies from the crop to crop. जो टाइम और फ्रीक्वेंसी होती है इरिगेशन की वो क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट होती है. सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन.
सॉइल टू सॉइल भी चेंज होती है, सीजन टू सीजन भी चेंज होती है. इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर. क्यों? because in summer there is the increased rate of the evaporation of water from the soil and the leaves. That's why we have with the increase frequency of the watering is more in the summer. Get it? समर के अंदर पानी जो होता है इवोपरेशन जल्दी हो जाता है. दैट्स वाई समर में वाटरिंग या इरिगेशन का फ्रीक्वेंसी जल्दी करनी पड़ती है. Now, which are the sources of the irrigations? The sources of the irrigations are wells, tubewells, ponds, lakes, rivers, dams and canals. कौन से wells, tubewells, ponds, lakes, river, dams and the canals. ये क्या है? मोट. Right? This is the moat. This is the chain pump. This is the ढेकली. देखा, लकड़ा रखा है, फिर वहां से नीचे डालेंगे, रोप की जरूरत नहीं पड़ी, फिर ऊपर करते हैं. एंड दिस इज फोर्थ इज द राहत. राइट. सो दैट आर द कांगा. एक मोट, देन ढेकली. एक सेकंड. हाँ, so let's understand the traditional method of the irrigation. The water available in the wells, lakes, and canals is lifted by the different methods in the different regions for taking to the fields. Cattle or the human labor is used in this method. So these methods are the cheaper. जिसमें cattle और the human labor use होते हैं वो मेथड cheaper होते हैं, but less efficient. But efficiency कम होती है, उसकी efficiency कम होती है. The various traditional ways are the mode means pulley system, then chain pump, third is the dekli, and fourth is the raha means lever system. Pumps are commonly used lifting water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run this pump. पंप जो आजकल होते हैं वो यूज होते हैं, उसके अंदर एनर्जी के रूप में या तो डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी या तो सोलर एनर्जी यूज होती है. राइट. दिस आर द फोर. That were the traditional method. Now these are the modern methods of the irrigations. Now the modern methods of the irrigations help us to use the water economically. जो मेन फैक्टर है टू सेव द वाटर. सो मॉडर्न मेथड क्या बेनिफिट देती है? दे यूज वाटर इज हियर इज यूज द इकोनॉमिकली. द मेन मेथड्स यूज आर एज फॉलोज. फर्स्ट इज द स्प्रिंकलर सिस्टम. दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द uneven land where the sufficient water is not available. जहाँ uneven land होते हैं और water insufficient होता है वहाँ ये sprinkler system use होती है. The perpendicular pipes having the rotating nozzles on the top are joined to the main pipeline. जो perpendicular pipes होते हैं जिसमें rotating nozzle होते हैं वो main pipeline से attach होते हैं at regular intervals. When water is allowed to flow through the main pipe, जो water main pipe के थ्रू अलाउ होता है थ्रो करने के लिए, तो क्या होगा? अलाउ टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ द पंप. प्रेशर के साथ वो फ्लो होता है तो इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नेजल्स. वो रोटेटिंग नोजल्स में से एस्केप हो जाता है एंड गेट स्प्रिंकल्स ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग. स्प्रिंकल इज द वेरी यूजफुल फॉर द सैंडी सॉइल. स्प्रिंकल सैंडी सॉइल्स में बहुत यूजफुल होता है. दिस इज द स्प्रिंकल सिस्टम. Right? Okay, we have seen in the gardens this system. Right? Second is the drip irrigations. चलो पहले देख लेते हैं. राइट. एक एक जो होल है वो जहाँ रूट्स होते प्लांट्स के वहीं वो खुला है. ओके, चलो लेट्स understand it. Drip system. In these systems, the water falls drop by drops just at the positions of the roots. जहाँ roots का positions होता है वहाँ ये drop to drop flow होता है. So it is called the drip system. It is the best technique for the watering for fruit plants, gardens and the trees. ये best system है. क्यों? Because the system provides water to plants drop by drop. वो plants को drop by drop ही water देती है. Water is not wasted at all. Water waste कहीं भी नहीं होता. It is the boon in regions where availability of the water is poor. जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है वहाँ ये आशीर्वाद रूप है. ओके.
Now next step is the protections from the weeds. Bujo and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the fields. Or yea, in a field many other undesirable plants may grow naturally along with the crop, and these undesirable plants are called the weeds. राइट वीड्स किसको कहा जाता है? जो अनडिजायरेबल प्लांट जो मेन क्रॉप्स के साथ उग जाते हैं उसको वीड्स कहा जाता है. द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड द वीडिंग, and the weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for the water, nutrients, space and the light. वीडिंग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो वीड्स होते हैं वो मेन क्रॉप्स के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट की लिए कॉम्पीट करते हैं. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. Some weeds interfere even in the harvesting and may be the poisonous for the animals and the human being. बहुत सारे weeds जो होते हैं वो poisonous होते हैं, सो वो हार्वेस्टिंग में भी डिफिकल्टी लाते हैं. फार्मर्स एडप्ट मेनी वेज टू रिमूव द weeds एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ. फार्मर बहुत सारे यूज करते हैं, वेज यूज करते हैं टू कंट्रोल द weeds एंड देयर ग्रोथ. टिलिंग बिफोर द सोइंग ऑफ द crops helps in the uprooting and killing all the weeds. टिलिंग से भी वो weeds uproot हो जाते हैं, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of the weeds is before they produce flowers and the seeds. मेन जो टाइम होता है वीडिंग का वो जब प्लांट्स फ्लावर्स एंड सीड प्रोड्यूस करता है उससे पहले का होता है. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम. जो मेन मैन्युअली जो वीड्स यूज करते हैं, वीडिंग निकालते हैं, वो कैसे होता है कि उसको अपरूट करते हैं टाइम टू टाइम. दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द खुरपी. राइट, वो खुरपी से ही हो जाता है. अ सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट द वीड्स. सीड ड्रिल भी उसके लिए यूज होता है. कहाँ है? नहीं है. चलो, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. वीड्स केमिकल से भी कंट्रोल होते हैं और ये केमिकल्स को वीडीसाइड्स कहते हैं. लाइक 2,4-D, दे आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स. 2,4-D है वो स्प्रे किया जाता है फील्ड्स में टू किल द वीड्स. दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप. Weedicides should not be damage the crops. The weedicides are diluted with water to the extent required and sprayed in the field with a sprayer. उसको पानी के अंदर डाइल्यूट करके और फील्ड में स्प्रे किया जाता है. As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and the seed formations. Right, हमने पहले ही बताया था वो flowering या तो seed formation हो उससे पहले किया जाता है. Spraying of the weedicides may affect the health of the farmers. Spraying की weedicides से farmer की health बिगड़ सकती है, so they should use the chemicals very carefully. इसलिए उनको ये केमिकल्स बहुत केयरफुली यूज करने चाहिए. They should cover their nose and the mouth with a piece of the cloth during spraying of this chemical. उनको अपना nose and mouth क्लोथ के साथ कवर करके या तो मास्क पहन के फिर ही केमिकल्स या तो ये वीडीसाइड स्प्रे करने चाहिए. राइट, ये हमने बहुत सारे फार्म्स में हम लोग देखते हैं. हैव यू सीन दैट? Now the next step is the harvesting. Harvesting of the crop is an important task. सबसे बेस्ट टास्क है harvesting और important task है. The cutting of the crop after it is mature is called the harvesting. जब क्रॉप मेच्योर हो जाता है तो उसको कट किया जाता है. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द हार्वेस्टिंग. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर ए सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. सीरियल क्रॉप्स होते हैं वो 3-4 months में मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद उसको कट किया जाता है. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्रीज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड द हार्वेस्टर. ये रहा सिकल, या तो सिकल से काट दिया जाता है या तो मशीन से काटा जाता है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शाफ्ट. राइट, ग्रेन हार्वेस्टेड में ग्रेन सीड्स है वो शाफ्ट से सेपरेट करना जरूरी होते हैं और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द थ्रेशिंग. This is carried out with the help of the machine called the combine, which is in fact a combine harvester and the thresher. अभी जो यूज होती है मशीन कंबाइन, उसके अंदर कंबाइन हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर मीन्स सीड्स जो होते हैं वो शाफ्ट से अलग भी हो जाते हैं. राइट, सो दैट इज दिस मशीन इज कॉल्ड द कंबाइन. दिस इज अ कंबाइन हार्वेस्टर एंड थ्रेशिंग. राइट, सो इट इज कॉल्ड द कंबाइन. Right, farmer with small holdings of the land do the separation of the grain and chaff by the winnowing. जो farmers जो थोड़ा ही
होल्डिंग करते हैं लैंड को, वो सेपरेशन ऑफ द ग्रेन एंड शार्प विनोइंग से करते हैं, राइट। ये रहा विनोइंग प्रोसेस, जिससे वो जो उसके हस्क है वो ड्यू टू द एयर दूर हो जाते हैं और जो ग्रेन्स होते हैं वो नीचे आकर गिरते हैं, राइट। चलो, नाउ लास्ट स्टेप इज द स्टोरेज। स्टोरेज of the produce is an important task. If the crop grains are to be kept for the longer time, they should be safe from the moisture, insects, rats and the microorganisms, right। घर में भी मम्मी हमारी जो भी हमारे ग्रेन्स या जो भी होता है, राइट, ये सबको बहुत ही अच्छे से स्टोर करते हैं ना, राइट। तो जो ग्रेन्स है उसको बहुत ही अच्छे से स्टोर किया जाता है और उसको सेफ फ्रॉम द मॉइस्चर नहीं होने चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं होने चाहिए, रेट्स या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए, वैसे स्टोर किया जाता है। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, सो इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय द ऑर्गेनिज्म। जैसे पता है कि फ्रेश क्रॉप्स होता है उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो यही हमने डायरेक्टली स्टोर कर दिया तो क्या होगा, वो स्पॉइल्ड हो जाएगा या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर डेवलप हो जाएंगे। सो लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, राइट, हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, राइट। तो इसीलिए उनको पहले ड्राई किया जाता है। द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, राइट। तो इसकी लूजिंग जर्मिनेशन कैपेसिटी को लूज करने के लिए ग्रेन्स को पहले प्रॉपरली ड्राई किया जाता है। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय द इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगाई, जिसकी वजह से उसमें इंसेक्ट्स, ये कहाँ से इंसेक्ट्स नहीं होते, बैक्टीरिया फंगाई का ग्रोथ उसमें नहीं होता। फार्मर स्टोर, अभी दिखा दें जाए, राइट, ग्रेन्स इन जूट बैग्स और द मेटालिक बीन्स। फार्मर्स जो ये ग्रेन्स होते हैं वो जूट बैग में या तो मेटालिक बीन्स में स्टोर करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इज डन इन द सिलोस और द ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक द रैट्स एंड द इंसेक्ट, राइट। लार्ज स्केल पे वो सिलोस या ग्रेनरीज में स्टोर होते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घर पे जब गेहूँ या राइस जो स्टोर करते हैं तब वहाँ ड्राइड नीम लीव्स यूज किया जाता है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। अगर उसको लार्ज क्वांटिटी में स्टोर करना हो तो स्पेसिफिक पेस्टिंग उसमें किया जाता है, राइट। तो जिससे उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ से वो उसका प्रोटेक्ट हो सके, राइट। पहले मैं ये दिखा दूँ स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स इन द ग्रेनरी, राइट, एंड दिस इज सिलोस, okay। Now after complete, chalo, now this was about the agriculture practices, 7 steps। now the next is the food from the animals, right। हम सिर्फ प्लांट्स का फूड नहीं खाते, हम बहुत सारा एनिमल्स का भी फूड खाते हैं, राइट। फूड और ये दसो, राइट, ये हमें टेबल कंप्लीट करना है, राइट। मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, काऊ, बफेलो, देन शी गोट, शी कैमल, देन और भी हम लोग कौन सा एनिमल फूड खाते हैं, राइट। हनी खाते हैं जो हनी बी से मिलता है, ओके। So after completing this table, we must have seen that like plants, animals also provide us with the different kinds of the food. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. Coastal area में लोग fish को main diet में use करते हैं। In the previous classes, we have learnt about the food that we obtain from the plants. Now we have just seen that the process of the crop production involves a number of the steps like the selection of the seeds, sowing, etc. Similarly, animals reared at home or in the farms have to be provided with the proper food, shelter and the care, right। जैसे हमें प्रोसेस ऑफ द फूड फ्रॉम द प्लांट्स के लिए हमें इतने 7 स्टेप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की, वैसे अगर एनिमल्स को हम लोग घर पे रेयर करते हैं या तो फार्म्स में रेयर करते हैं तो उसको भी हमें प्रॉपर फूड खिलाना पड़ता है, उनको शेल्टर देना पड़ता है और उनकी पूरी केयर करनी पड़ती है। इवन उनको वैक्सीनेशंस भी करवानी पड़ती है कि जिसको उनको कोई हार्मफुल डिसीज ना हो। सो व्हेन दिस इज डन on a large scale, it is called the animal husbandry, right। so what is the animal husbandry, right। so animals reared at homes or the farms have to be provided with the proper food, shelter and care, usko on a large scale is called the animal husbandry, right। now chalo, let's recap this chapter, right, in short, right। in order to provide food to our growing population, we need to adopt certain agricultural practice, right।
लार्ज स्केल में हमें फूड चाहिए तो हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ती है. सम काइंड्स ऑफ द प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट ए प्लेस कंस्टिट्यूट अ क्रॉप. सेम काइंड ऑफ द प्लांट्स ग्रोन और कल्टिवेटेड अ प्लेस, इसको कहते हैं क्रॉप. इन इंडिया क्रॉप्स कैन बी द ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू द टू टाइप्स बेस्ड ऑन द सोर्सेस, Rabi and the Kharif crops. It is necessary to prepare soil by tilling and the leveling. Plows and the leveler are used for this purpose. Sowing of the seeds and at appropriate depths and the distance gives good yield. Good variety of the seeds are sown after selection of the healthy seeds. Sowing is done by the seed drills. Then next is the soil needs replenishment and enrichment through the use of the organic manure and fertilizers. Use of the chemical fertilizers has increased tremendously with the introductions of a new crop varieties. Supply of water in crops at the appropriate intervals is called the irrigation. Weeding involves a removal of the unwanted and uncultivated plants and called the weeds. Harvesting is the cutting of the mature crop manually or by the machines. Separations of the grains from the chaff is called the threshing. Then next is the proper storage of the grains is necessary to protect them from pests and the microorganism. And last one is the food is also obtained from the animals for which animals are rare. Oh, that is called the animal husbandry, right? So this was about our chapter 1, crop production and the management, right? It's a so long chapter, right? Hope you like this chapter, right? You understand this chapter properly, right? Okay, thank you very much for watching this video. Have a nice day.